बीएड ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं आपको पिछली कक्षा में बीएड सेकेंड ईयर का थर्ड पेपर क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव स्कूल पढ़ा रहा था, इसका हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट शुरू किया था। इस फर्स्ट यूनिट पे फर्स्ट पॉइंट हमने आपको बता दिया था। आज उसी फर्स्ट यूनिट का जो सेकेंड पॉइंट है इसकी हम लोग चर्चा करेंगे, जिसमें बात होगी विकलांगों की शिक्षा की, ऐसे बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था जो विकलांगिक हैं, जो हमारे समाज में रहते हैं और वो सामान्य बच्चों से, सामान्य बालकों से आर्थिक या कह सकते हैं सामाजिक या शारीरिक या व्यक्तिगत तौर पे थोड़े से अलग हैं। सबसे पहले इसकी हम प्रचलन की बात करते हैं, ये शुरुआत करनी है। देखिए, वैसे तो हमारे यहाँ आज़ादी से पहले भी शिक्षा की व्यवस्था की बात कही जाती थी कि सभी लोगों को शिक्षा प्रदान किया जाए, लेकिन विकलांगिक बच्चों की शिक्षा की जो बात कही जा रही थी वो उतनी प्रभावी नहीं थी। इसके उपरांत 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आज़ाद हुआ, देश की आज़ादी के बाद भारत में देश की आज़ादी के बाद भारत में हम कह सकते हैं कि भारत सरकार द्वारा 1949 में विकलांगों की शिक्षा की व्यवस्था कर दी गई और इस विकलांगिक शिक्षा व्यवस्था का जो दायित्व था वह दो लोगों पे रखा गया। सबसे पहले रखा गया शिक्षा विभाग, और दूसरा था समाज कल्याण विभाग। 1949 में ही भारत सरकार द्वारा विकलांगिक शिक्षा की व्यवस्था का प्रावधान कर दिया जाता है और इस विकलांगिक शिक्षा की व्यवस्था को लागू करने का जो दायित्व दिया जाता है, वह दायित्व आपको प्रदान किया जाता है विभाग। और वो जो दायित्व प्रदान किया जाता है उसका दायित्व दो लोगों पर रहता है। सबसे पहला है शिक्षा विभाग, जो कि भारत सरकार का अधीन काम करती है, और दूसरा है समाज कल्याण विभाग। क्योंकि 1941 में ही ध्यान दीजिएगा, लुई ब्रेस के द्वारा 1941 में ही ब्रेल लिपि जो कि नेत्र बाधित, जो कि दृष्टिबाधित भी हम कह सकते हैं, नेत्रबाधित या दृष्टिबाधित बालकों को पढ़ाए जाने वाली एक विशेष लिपि का प्रादुर्भाव हो चुका था। इसी को आगे बढ़ाते हुए, इसी को समझते हुए भारत सरकार ने भी अपने यहाँ भारत में सर्वप्रथम इन विकलांगिक बालकों की शिक्षा से संबंधित तत्वों को ध्यान देते हुए जब भारत सरकार द्वारा 1949 से विकलांगिक शिक्षा की व्यवस्था का प्रावधान किया गया, तो दो लोगों पे दायित्व दिया गया, शिक्षा विभाग और समाज कल्याण विभाग। ये जो भारत सरकार के दो प्रमुख विभाग थे, इन लोगों का दायित्व था कि वो विकलांगिक लोगों की शिक्षा की व्यवस्था करें। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि 1941 तक ब्रेल लिपि का विकास हो चुका था। ऐसा माना जा रहा था कि जो दृष्टिबाधित लोग हैं, जो जन्म से या जन्म के उपरांत दृष्टि दोष से ग्रसित हो जाते हैं, इन बालकों की शिक्षा की व्यवस्था भी की जा सकती है। इसी के मद्देनजर तमाम ऐसे विकलांगिक छात्र छात्राएं जो उपस्थित थे हमारे समाज में, इनको भी शिक्षित करने की व्यवस्था के लिए एक शिक्षित व्यवस्था का स्वरूप जागृत कर दिया गया, जिससे कि जो हमारे यहाँ विकलांगिक लोग हैं उनकी शिक्षा व्यवस्था भी सुचारू रूप से चल सकती है। इसी क्रम में हम आगे जानेंगे कि इसके पहले ब्रेल लिपि जो विकसित हुई थी, इससे पहले भी शिक्षा की व्यवस्था इन विकलांगिक लोगों को दी जाती थी, लेकिन वो जो शिक्षा थी हमारी, वो ज्यादातर हमारी शिक्षा जो है वो हस्तशिल्पों पे आधारित थी। हस्तशिल्पों पे आधारित थी। ज्यादा हम बच्चों को सिर्फ सिखाने का काम करते थे, हम उनको बताने का काम करते
करते थे और हस्तशिल्प से संबंधित ज्ञान ही उन बच्चों को हम प्रदान कराते थे। लेकिन कुछ समय उपरांत, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 1941 तक ब्रेल लिपि का विकास हो चुका था, इसलिए माना गया कि नहीं, ब्रेल लिपि की सहायता से उन दृष्टिबाधित बालकों के लिए भी एक खास प्रकार का पाठ्यक्रम तैयार किया जा सकता है, या जो समान बालकों के लिए पाठ्यक्रम तैयार किया गया है वो ब्रेल लिपि में परिवर्तित करके उसके समानांतर उसका आकलन करके हम दृष्टिबाधित बालकों की शिक्षा की व्यवस्था भी उपलब्ध करा देते हैं। यहीं से हमारे यहाँ विकलांगों की शिक्षा की बात कही जाती है। इसी क्रम में आगे हम जानेंगे कि सबसे पहले, इसी क्रम में हम आगे जानेंगे कि सबसे पहले नंबर 1 पर हम रखेंगे सबसे पहले दृष्टिबाधित। नंबर 1 दृष्टिबाधित बालकों की शिक्षा। देखिए, दृष्टिबाधित बालकों की शिक्षा, दृष्टिबाधित बालकों की शिक्षा का सबसे पहले जो प्रचलन शुरू हुआ है, वो प्रचलन आपका शुरू हुआ है, वो हमारा शुरू हुआ है 1952 से। सबसे पहले वर्तमानी उत्तराखंड, जो कि पहले उत्तर प्रदेश में शामिल था, वहां का देहरादून एक स्थान है, देहरादून एक स्थान है, देहरादून, जहां पे सबसे पहले दृष्टिबाधित बालकों के अध्यापन के लिए एक विद्यालय का स्थापना की गई। हालांकि बाद में उसको केंद्रीय विद्यालय बना दिया गया, साथ ही मुद्रण समिति से जोड़ के भी उसे अन्य विद्यालयों की मुख्य समितियों में शामिल किया गया और मुद्रण समिति से जोड़ के ब्रेल लिपि के मुद्रण की व्यवस्था भी इस विद्यालय में कराई गई। यहीं से भारत में हम बात करें, यहीं से हम भारत की बात करें तो भारत में दृष्टिबाधित बालकों की शिक्षा का प्रादुर्भाव हो जाता है और दृष्टिबाधित बालकों को शिक्षा देने की व्यवस्था भी हमारे देश में लागू कर दी जाती है। इसी क्रम में हम देखेंगे कि ये जो देहरादून में विद्यालय बनाया जाता है, पहले केंद्रीय विद्यालय बनता है और सामान्य विद्यालय बनता है, बाद में उसको केंद्रीय विद्यालय का दर्जा दे दिया जाता है। साथ ही साथ अब हम जानेंगे श्रवणबाधित विद्यालय, नंबर 2 पे जो हमारा है। नंबर 2 पे जो हमारा रहेगा वो है श्रवणबाधित। देखिए, श्रवणबाधित जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, श्रवणबाधित से हमारा तात्पर्य होता है ऐसा विद्यालय, ऐसी शिक्षा की व्यवस्था जो श्रवण बाधित बालकों से संबंधित हो। देखिए, श्रवण बाधित बालकों की शिक्षा की जो बात कही जा रही थी, इसमें सबसे पहले श्रवण बाधित बालकों की शिक्षा की व्यवस्था में सबसे पहले दिल्ली में एक स्कूल की स्थापना की गई, जिस स्कूल में श्रवण बाधित बालकों की शिक्षा की व्यवस्था करा दी जाए। बाद में, इसी के बाद में लेडीज नायर्स क्लब एक संस्था, एक ऑर्गेनाइजेशन आगे आया और वो दिल्ली में चल रहे श्रवण बाधित विद्यालयों में अपना सहयोग देना शुरू किया और इन श्रवण बाधित विद्यालयों की संख्या में बढ़ोतरी की गई, जिनमें श्रवण बाधित बालकों की शिक्षा से संबंधित तमाम नए तथ्य और प्रायोगिक तथ्य शामिल किए गए, जिसकी सहायता से श्रवण बाधित बालकों की शिक्षा को आगे बढ़ाने का प्रोत्साहन मिल सके। और ये जो श्रवण बाधित बालक थे, ये एक शैक्षिक कह सकते हैं कि हम शिक्षा की व्यवस्था में भाग लेके एक शैक्षिक वातावरण का पूरा लाभ लेके अपना शारीरिक, मानसिक और व्यक्तिगत विकास कर सकते थे। इसी क्रम में तीसरा आता है मानसिक रूप से विकलांग। मानसिक रूप
से विकलांग। देखिए मानसिक रूप से विकलांग, मानसिक रूप से विकलांग जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, ऐसे छात्र छात्राएं जो शारीरिक रूप से तो सक्षम हैं पर मानसिक रूप से उनका विकास उन समान बच्चों के मानसिक स्तर के विकास से काफी पिछड़ा हुआ है। तो तीसरी बात कही गई, तीसरा जो शिक्षा की व्यवस्था की गई भारत सरकार के द्वारा वो था मानसिक रूप से विकलांग छात्रों की शिक्षा की व्यवस्था। इसकी शुरुआत सबसे पहले होती है 1952 में, 1952 में होती है बंगाल में। इस प्रकार के बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था की शुरुआत होती है बंगाल में, बंगाल में शुरुआत होती है। यहाँ पे बंगाल स्टेट के द्वारा, बंगाल सरकार के द्वारा मानसिक रूप से विकलांग बालकों के मस्तिष्क स्तर को समझने के लिए प्रयोगशालाएं आयोजित कराई जाती हैं। उन प्रयोगशालाओं के द्वारा वहां पे मानसिक रूप से विकलांग छात्रों की शिक्षा की व्यवस्था कराई जाती है। हालांकि बाद में इस व्यवस्था को तमाम राज्यों में लागू किया जाता है, जैसे बंगाल के बाद इसके बाद उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद, जो कि वर्तमानी प्रयागराज है, जो कि वर्तमानी प्रयागराज है, इलाहाबाद जो कि वर्तमानी प्रयागराज है, यहाँ पे भी मानसिक रूप से विकलांग बच्चों के मानसिक स्तर को समझने के लिए मनोवैज्ञानिक प्रयोगशालाओं का आयोजन किया गया, जिनकी सहायता से हम उन मानसिक बालकों के विचारों को, उनके मस्तिष्क में चल रहे विचारों, भावनाओं, तथ्यों को समझ सके। साथ ही साथ इन व्यवस्थाओं को समझने के उपरांत इनके द्वारा लागू किए गए तथ्यों की जानकारी संपूर्ण समाज में फैला के हम मानसिक रूप से जो विकलांग बच्चे हैं, जो छात्र हैं, उनको भी शिक्षित कर सके। इसी क्रम में हम देखेंगे, एक चीज और मैं थोड़ा बताना चाह रहा था आपको कि ये जो मानसिक रूप से विकलांग छात्रों की बात कही जा रही थी, इनकी बात कही जा रही थी 1952 ईस्वी से, 1952 ईस्वी से कही जा रही थी। और ये कहा जा रहा था कि इस शिक्षा की व्यवस्था को लागू करने में जो खर्च आएगा, जो वो पैसे का व्यय होगा, वो पैसे का व्यय 50% व्यय 50% व्यय भारत सरकार देगी, 50% व्यय भारत सरकार देगी। साथ ही साथ इसका जो 50% व्यय होगा, अन्य जो 50% व्यय होगा वो राज्य सरकार देगी। हालांकि बाद में ये व्यवस्था संपूर्ण देश में लागू नहीं हो पाई और अंत में यह हुआ कि पूरा का पूरा धन प्रतिशत जो था, पूरा का पूरा जो धन प्रतिशत 100 के 100% वो भारत सरकार वहन करने लगी। इसमें चौथी बात हम लोग पढ़ेंगे, महत्वपूर्ण जो बात है, इसमें जो चौथी बात करेंगे बाल कल्याण बोर्ड की स्थापना। देखिए इसका टाइमिंग है 1952 ईस्वी। देखिए भारत में संविधान लागू होने के बाद भारत सरकार ने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा यह निर्धारित किया गया कि 1952 में निर्धारित किया गया कि हम भारत की जनता को संप्रभुत्व, शैक्षिक, व्यवहारिक, ज्ञानवान बनाने के लिए एक बाल कल्याण बोर्ड की स्थापना करेंगे, जिसका दायित्व होगा भारत के संपूर्ण छात्र छात्राओं की शिक्षा की व्यवस्था कराना। जब बाल कल्याण बोर्ड की स्थापना 1952 में कर दी गई तो बाल कल्याण बोर्ड की जिम्मेदारी हो गई कि वो समान शैक्षिक व्यवस्था के साथ साथ विकलांगिक शिक्षा व्यवस्था पे भी ध्यान देना शुरू करे, और उसने ध्यान भी दिया। इन्हीं बाल कल्याण बोर्डों की स्थापनाओं के द्वारा तमाम स्टेट स्तर पे, प्रादेशिक स्तर पे तमाम बाल कल्याण बोर्ड एवं कह सकते हैं कि शिक्षक संबंधित विकलांगिक शिक्षा संबंधी तमाम संस्थाएं का प्रादुर्भाव हुआ और उन संस्थाओं ने विकलांगिक शिक्षा की व्यवस्था में पुरजोर भाग लिया, जिसकी सहायता से समान शिक्षा की व्यवस्था को तो सुधार में प्रतिफल मिला, साथ ही विकलांगिक शिक्षा की व्यवस्था में भी तमाम सुधार देखने को हमें मिला।
बात जो इसमें आती है, पांचवी बात आती है, जो पांचवी बात इसमें प्रमुख तौर पे आती है शिक्षा संबंधित, वो थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इसका समय रहा है 1986, जिसका समय रहा है 1986। देखिए, वैसे तो विकलांग शिक्षा की व्यवस्था के बाद कोठारी कमीशन में भी कर गई थी, उसके अलावा हम यशपाल समिति में भी इसकी चर्चाएं सुन चुके हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 लागू होने से पहले भी भारत सरकार के द्वारा विकलांग शिक्षा की व्यवस्था में तमाम नई सुविधाएं प्रदान की गई थी, जिन सुविधाओं की सहायता से हम वैकल्पिक शिक्षा की व्यवस्था को आगे बढ़ा सकते थे। लेकिन इसमें सुधार की जो क्रम नया आता है, उस नए क्रम में हमको देखने को मिलता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 जब बनती है तो विकलांगिक शिक्षित लोगों के लिए, वैकल्पिक बालकों की शिक्षा की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए भारत सरकार दृढ़ निश्चय दिखाती है और भारत सरकार इन विकलांगिक लोगों की शिक्षा की व्यवस्था के लिए दृढ़ निश्चय दिखलाती है। साथ ही साथ उस निश्चय के उपरांत मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन तमाम ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जिनकी सहायता से भारत में विकलांगिक शिक्षा की व्यवस्था को गति मिलती है। सबसे पहले इसके 5 प्रमुख बिंदु बताए जाते हैं कि भारत में सभी छात्रों को अनिवार्य तौर पर शिक्षा दी जाएगी, जातिगत धर्मगत कोई भी भेद नहीं किया जाएगा। दूसरी विशेष बात राष्ट्रीय शिक्षा में बताई जाती है कि छात्र के सामाजिक, मानसिक, व्यक्तिगत स्तर को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार की जिम्मेदारी होगी कि उन विकलांगिक बच्चों को भी मुख्य धारा से जोड़ने के लिए शिक्षा की व्यवस्था में उनको शामिल किया जाए और उनको बनाए रखा जाए। तीसरी महत्वपूर्ण बात आती है कि जो विकलांगिक हैं, चाहे वो दृष्टिबाधित हैं, श्रवण बाधित हैं, अस्थिबाधित हैं या किसी प्रकार की विकलांगता से ग्रसित हैं, इनको पूर्ण रूप से शिक्षा देने के लिए अलग से, यदि हो सके तो अलग से शिक्षा की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी। ये जिम्मेदारी भारत सरकार की होगी, साथ ही साथ राज्य सरकारों को भी इसमें शामिल होना पड़ेगा। पांचवी राष्ट्रीय शिक्षा में बहुत महत्वपूर्ण बात कही जाती है कि भारत में लगभग 1 करोड़ 50 लाख, लगभग 1 करोड़ 50 लाख बालकों की संख्या ऐसी है जो विकलांगिक हैं। इन लोगों की शिक्षा की व्यवस्था करना भी भारत सरकार का दायित्व है। इन्हीं तथ्यों को ध्यान में देते हुए राष्ट्रीय शिक्षा 1986 में विकलांगिक शिक्षा की व्यवस्था की गई। इसी क्रम में 6 नंबर पे हम पढ़ेंगे, 6ठे नंबर पे हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति पुनर्चर्या 1992। देखिए सर, मैंने पहले भी आपको बताया था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाने के पीछे एक उद्देश्य रखा गया था कि पुनः 5 साल बाद हम इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का अवलोकन करेंगे, इसको आकलित करेंगे कि क्या वास्तव में जिस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को हम भारत सरकार के द्वारा लेके आ रहे हैं, क्या वो बच्चों के लिए, बालकों के लिए वास्तविक तौर पे कारगर है। यदि है तो उसको लागू किया जाएगा और यदि नहीं है तो उसमें कुछ संशोधन किया जाएगा। इसी के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति पुनर्चर्या 1992 निर्धारित किया गया था। और जब 1992 का समय आता है तो ये देखा जाता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के द्वारा जो तमाम कार्यक्रम चलाए गए थे वो विकलांगिक बालकों की शिक्षा की व्यवस्था में सहायता तो करते ही करते हैं, साथ ही साथ कुछ ऐसे तथ्य भी तथ्यों की भी आवश्यकता थी जिनकी सहायता से और अच्छे तरीके से हम इनकी शैक्षिक व्यवस्था को लागू कर सकते थे। एक और विशेष बात ध्यान देने वाली थी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति पुनर्चर्या की जब हम बात कर रहे थे, ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति पुनर्चर्या की जब हम बात कर रहे थे तो एक विशेष बात इसमें दिखाई देती है। वो विशेष बात यह होती है कि ये नीति पहले से निर्धारित की गई थी। इस नीति में बस हमें देखना था कि जो तथ्य हम कर रहे हैं, जो हम चीजें बता रहे हैं, वो चीजें वास्तविक तौर पे इन बालकों के लिए सही है कि नहीं सही है। और अंततः ये देखा गया कि 1992 राष्ट्रीय शिक्षा नीति पुनर्चर्या में यह देखा गया कि जितनी बातें विशेष तौर पे राष्ट्रीय शिक्षा नीति में विकलांगों के लिए बताई गई थी, जो नियम, जो कार्यक्रम लागू किए गए थे, उनसे इनको लाभ तो मिला, लेकिन कुछ चीजें वो छूट गई थी।
जो अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति पुनर्चर्या 1992 में करने की आवश्यकता थी। सबसे पहले करने की आवश्यकता थी कि पूरा विकलांगिक शिक्षा व्यवस्था ठीक प्रकार से लागू हो। इसके लिए भारत सरकार के साथ साथ राज्य सरकारें भी इसमें शामिल हों, इस कार्यक्रम में शामिल हों। साथ ही साथ राज्य सरकारों की एक जिम्मेदारी होगी, एक जिम्मेवारी होगी कि वे अपने यहाँ प्रादेशिक स्तर पे विद्यालय की व्यवस्था कराएंगे, उन विद्यालयों में पढ़ाने के लिए शिक्षकों की व्यवस्था कराएंगे। साथ ही साथ वो विद्यालय, वो शिक्षक ठीक प्रकार से अपना कार्यक्रम कर सके, अपना कार्य कर सके, इसके लिए एक संस्थागत एक प्रतिनियुक्त अधिकारी की नियुक्ति भी करेंगे, जिसकी सहायता से हम विकलांगों लोगों को संपूर्ण साक्षर बना सके और शिक्षा की व्यवस्था में इनको शामिल कर सके। बस आज के लिए इतना ही। अगली कक्षा में फिर हम लोग मिलते हैं और इसी फर्स्ट यूनिट का सेकंड पॉइंट का जो छूटा हुआ थोड़ा सा हिस्सा है उसको